बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सुल्तान महमूद, योर स्टैटिस्टिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम आजकल जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें कि हमने अभी तक अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने वेटेड अरिथमेटिक मीन और कंबाइंड अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया है। आज जो है हमारा टॉपिक जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड है, और ज्योमेट्रिक मीन भी हमारे पास एक न्यूमेरिकल टेंडेंसी है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज के लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, इसमें मैंने जो एग्जांपल कंसिडर किया है वो अनग्रुप डाटा की है, और इसमें अनग्रुप डाटा में मेरे पास एक वेरिएबल है x। उसमें मैंने तीन वैल्यूज़ जो हैं वो कंसिडर की हैं, 28, 76 एंड 91। स्टूडेंट्स, आपके पास जो है अगर ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है या अरिथमेटिक मीन मालूम करना है या हार्मोनिक मीन मालूम करना है, इन तीनों के लिए हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया है। अगर इन्हीं तीन वैल्यूज़ का हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना चाहते तो हमने इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देना था। और अगर इन तीन वैल्यूज़ का हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम करेंगे कि इन तीनों वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल्स लेकर उसको ऐड करके उससे हार्मोनिक मीन निकाला जा सकता है। अब हमारे पास ये जो तीन वैल्यूज़ हैं, इनका अगर हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हार्मोनिक मीन की तरह, जैसे हमने रेसिप्रोकल्स लिए थे, हम इन तीनों वैल्यूज़ का लॉगरिथम लेंगे और उसके बाद लॉगरिथम को अपने फार्मूले में अप्लाई करेंगे। देखें कैसे इनको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। आप पहले 28 का लॉगरिथम लें और फिर 76 का लॉगरिथम लेंगे और फिर 91 का लॉगरिथम लेंगे। हमारा ये वाला कॉलम जो है, सेकंड कॉलम, वो बनेगा लॉग ऑफ x, यानी कि x की वैल्यूज़ का हम लॉग लेने लगे हैं। लॉग के लिए आप कैलकुलेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट करें, आप जो है 28 का लॉगरिथम लेना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले लॉग का बटन जो है वो प्रेस करना है। कैलकुलेटर को ऑन करने के बाद LOG वाला बटन आप प्रेस करेंगे और इसके बाद 28 को अगर मैं प्रेस करता हूं तो मेरा आंसर जो है वो आता है 1.4471। 1.4471। ये याद रखना, जैसे हमने रेसिप्रोकल्स में पॉइंट के बाद 4 इंटीजर्स कंसिडर करते थे, इसी तरह से यहाँ पर लॉगरिथम लेते हुए आपने पॉइंट के बाद 4 इंटीजर्स ही कंसिडर करने हैं। नेक्स्ट, जब मैं 76 का लॉगरिथम लेता हूं, log ऑफ 76, दिस विल गिव मी 1.8808। 91 का लॉगरिथम लूंगा, log ऑफ 91 विल गिव इट 1.9590। सो अगला प्रोसीजर हमारा ये है कि हम इन तमाम लॉगरिथम्स को ऐड करेंगे। आपको याद होगा हम हार्मोनिक मीन में तमाम रेसिप्रोकल्स को ऐड करते थे, यहाँ पर हम लॉगरिथम्स को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद अब अपना फाइनल रिजल्ट जब लिखेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन लॉग ऑफ x। रिमेंबर स्टूडेंट, जो भी कॉलम की हेडिंग होगी, आप अगर उसका टोटल लिखना चाहते हैं तो समेशन के साथ वो हेडिंग आप अटैच कर देंगे। यहाँ पर फर्ज करें, अगर आप x की वैल्यूज़ का टोटल लेना चाहते हैं तो आप नीचे लिखते हैं समेशन x, और अगर आप log ऑफ x की वैल्यूज़ का टोटल लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे समेशन log ऑफ x। चूँकि समेशन x हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ समेशन log ऑफ x लिखा है। यहाँ पर इसका लॉगरिथम का इन टोटल निकाल सकते हैं आप, 1.4471 प्लस 1.8808 प्लस 1.9590। Your result is 5.2869। ये आपका टोटल लॉगरिथम का रिजल्ट आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला जो है, देयर इज नो एनी नोटेशन फॉर ज्योमेट्रिक मीन। जैसे अरिथमेटिक मीन के लिए हम x बार यूज कर लेते थे, तो हार्मोनिक मीन के लिए हमने HM यूज किया, तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम GM यूज करने लगे हैं। ज्योमेट्रिक मीन के लिए जो फार्मूला है वो है एंटी लॉग ऑफ समेशन
log ऑफ x डिवाइडेड बाय n। दूसरे लफ्ज़ों में हमने जो वैल्यूज़ के log लिए हैं उन्हीं वैल्यूज़ के log का मीन निकाल लिया, यानी कि उनका टोटल लेकर वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर दिया। आप क्या करें, इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपनी वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल हैं। एक तो ये समेशन log ऑफ x जो है वो आपका ये है, इसको इसकी जगह पर पुट कर दें, आपका एंटी लॉग आएगा 5.2869 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं जिनका आप निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय 3 एंड एंटी लॉग ऑफ, सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड कर दें। आपके पास रिजल्ट जो है वो ऑलरेडी मेरे पास कैलकुलेटर की स्क्रीन पे लिखा है, इसको मैं 3 पे डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 3, तो माय आंसर इज 1.7623। अब 1.7623 का एंटी लॉग लेना है, तो स्टूडेंट्स याद रखना है एंटी लॉग लेने का तरीक़ाकार आपके पास क्या है कि आप सबसे पहले कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद जो है लॉगरिथम का बटन, यानी कि शिफ्ट के बाद लॉग का बटन प्रेस करना है और फिर इसके बाद ये नंबर आप प्रेस कर दें। जब नंबर प्रेस करेंगे 1.7623 this will give you 57.849। आप इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 57.85। इस 9 की वजह से मैंने एक अगले इंटीजर की तरफ मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 57.85 आ जाएगा। आपका ये 57.85 यानी कि इन तीनों नंबर्स का फाइनल ज्योमेट्रिक मीन जो कि आपके पास अनग्रुप डाटा था, ये तरीक़ाकार है। क्या करना है, पहले वैल्यूज़ का लॉगरिथम लेना है, लॉगरिथम लेकर ये आपका फार्मूला आपके सामने होगा, इस फार्मूले के मुताबिक जो है समेशन log ऑफ x निकाल लें और फिर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर दें, आपका एंटी लॉगरिथम लेंगे और उसके बाद आपका फाइनल आंसर जो है वो ज्योमेट्रिक मीन आपके सामने आ जाएगा। स्टूडेंट सेंट्रल टेंडेंसी में हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने सेंट्रल टेंडेंसी का जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो अनग्रुप डाटा का यूज़ करते हैं, फिर उसी फार्मूले के मुताबिक आगे जो है वो हमारा ग्रुप डाटा के अंदर वो वैल्यूज़ आ जाती हैं और उन वैल्यूज़ को ग्रुप डाटा के अंदर कैसे करना है, ज्योमेट्रिक मीन को ग्रुप डाटा में कैलकुलेट करने का तरीक़ाकार क्या है, उसको भी अब हम स्टडी करने लगे हैं कि ज्योमेट्रिक मीन अगर फ्रीक्वेंसी वाला डाटा अवेलेबल हो तो कैसे आप उसको करेंगे, हम देखते हैं। ये स्टूडेंट्स मेरे पास ग्रुप डाटा है जिसमें कि मैंने 25 लोग जो थे उनकी एजेस से रिलेटेड और उनकी एजेस जो हैं उनके डिफरेंट एज ग्रुप्स जो हैं वो मैंने लिखे हैं और इसको हम देखेंगे कि इसको कैसे हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट एज ग्रुप जो है, फर्स्ट कर लें कि 5 ईयर्स से लेकर 9 ईयर्स तक का है। सेकंड एज ग्रुप जो है 10 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक का है। फिर नेक्स्ट एज ग्रुप 15 से लेकर 19 का है। फिर 20 से लेकर 24 का है। ये आपके पास 4 एज ग्रुप्स जो हैं वो मैंने कंसिडर किए हैं। अब फर्ज कर लें कि आपके पास जो पहले एज ग्रुप में जो हैं वो 7 पर्सन्स हैं, दूसरे एज ग्रुप में 13 पर्सन्स हैं, तीसरे एज ग्रुप में जो हैं वो आपके पास 3 पर्सन्स हैं और चौथे एज ग्रुप में 2 पर्सन्स हैं। तो आपके पास जो है ये टोटल 25 पर्सन्स जो हैं वो हमारे पास टोटल हैं इनके। आप ये कह सकते हैं कि जो आपका जो समेशन f है वो आएगा 25, यानी कि ये f जो है इसको मैं फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर रहा हूँ नंबर ऑफ पर्सन्स को। ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो फ्रीक्वेंसीज हैं और जो वेरिएबल है वो आपका एज है, वो आपके पास इंटरवल की शक्ल में आ रहा है और जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपके पास नंबर ऑफ पर्सन्स की शक्ल में आ रही हैं। ये चीज़ें आपके पास हैं। अब स्टूडेंट कल भी मैंने बताया था कि जब आपके पास कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी आपने मालूम करनी हो और अगर आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट हो उसको फाइंड आउट करना, तो पहले आप उसका फार्मूला लिख लिया करें। फार्मूला जो है वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर देता है कि आपने कौन कौन से कॉलम्स जो हैं वो बनाने हैं, ताकि आप उनके मुताबिक अपने कॉलम्स बनाएं और फार्मूले की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें।
तो हम पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं, चीज़ें ज़्यादा आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएंगी। पहले फार्मूला लिखते हैं, देखें, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ log of x डिवाइडेड बाय समेशन एफ। जी, अब देखें आपके पास फार्मूले की जो कंस्ट्रक्शन है वो अरिथमेटिक जो अनग्रुप डाटा है बिल्कुल इसी तरह की है। पहले आपने एंटी लॉग लिखना है, फिर इसके बाद चूंकि फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है ग्रुप डाटा के अंदर तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्लूड होती है। ये वाले फार्मूले के अंदर फ्रीक्वेंसी भी आपको नजर आएगी, समेशन एफ है और यहाँ पर भी समेशन एफ log of x है। अब स्टूडेंट्स ये बात दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, वो ये है कि आपके पास समेशन एफ जो है यानी कि सिग्मा के सामने जो वैल्यू पड़ी हुई है उसका कॉलम मौजूद होना चाहिए। सिग्मा के सामने एफ पड़ा हुआ है, ये कॉलम आपके पास एफ है, आपने इस सब को ऐड करना है। इसी तरह सिग्मा के सामने एफ log of x यानी कि ये एक पूरा कॉलम होगा और जिसको आप ऐड करेंगे। आपने जो मिस्टेक होती है समटाइम स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या करते हैं कि समेशन एफ जो है वो अलहदा से कैलकुलेट कर लेते हैं और log of x का समेशन अलहदा से मालूम कर लेते हैं और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज नॉट द केस। आपने क्या करना है, f और log of x इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसका टोटल लेना है। तो हमें ऑब्वियसली अपने इसके टेबल के अंदर x की ज़रूरत है, तो x फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये आप यहाँ से x फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आपके पास इंटरवल वाला डाटा हो तो आप x की वैल्यू जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन मैं अगर इस वाले डाटा में 5 और 9 का x मालूम करना चाहूँ तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 5 और 9 को ऐड करें, आपका आंसर 14 आ जाएगा, 14 और उसको 2 पे डिवाइड कर दें, योर आंसर विल बी 7। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो पहली x की वैल्यू जो निकल आएगी वो 7 निकलेगी। इसी तरह अगर आप इस ग्रुप के लिए देखें तो 10 और 14 इन दोनों को ऐड करें तो आपका आंसर आ जाएगा 24 और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट वैल्यू जो है 15 प्लस 19 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 34 और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17। ये मैं इंटेंशनली नहीं लिख रहा, ताकि मैंने आपको कल भी बताया था कि एक दो वर्किंग आप इनिशियली कर लिया करें, बाद में आप डायरेक्ट फार्मूला जो है डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर्स निकाल कर यहाँ पर लिख सकते हैं। 20 और 24 आपका 44 आ जाएगा और उसको अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो योर आंसर विल बी 12। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये x की वैल्यूज़ आ गई, हमें अपने फार्मूले के मुताबिक x रिक्वायर्ड था, हमने x फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद जो है x की वैल्यूज़ के लॉगरिथम लेने हैं आपने, जैसे हमने पहले किया था पिछले क्वेश्चन के अंदर। तो log of x पहले आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, log of x की वैल्यू निकाल लें, यानी कि 7 का log, 12 का log, 17 का और ये वाला जो है आपके पास, सॉरी ये 12 मैंने लिखा है, यहाँ पर 22 आता है, ये देख लेना। अब आपके पास 7, 12, 17 एंड 22, यहाँ पर अब आपके पास जो है इसका 7 का लॉगरिथम अगर मैं लेता हूँ तो log of 7 के लिए बिल्कुल पहले की तरह हमने प्रोसीड करना है। log 7 it will give you 0.8450, 4 डेसिमल्स तक लिखना है आपने। log of 12 1.0791, फिर है log of 17 1.2304, नेक्स्ट log of 22 1.3424। सो ये लॉगरिथम्स आ गए, बट रिमेंबर कि हमें अब इन लॉगरिथम्स को ऐड नहीं करना, हमने इन लॉगरिथम्स को f से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है, क्योंकि समेशन के बाद ये पूरा एक कॉलम बनना चाहिए आपके पास, ये इस कॉलम की हेडिंग होनी चाहिए, यानी कि f log of x, ये वाला कॉलम मौजूद होगा तो आप इजीली जो है वो उसका कैलकुलेट कर सकेंगे। यानी कि आपको आइडिया हो जाएगा कि f log of x का कॉलम चाहिए, तो आप f log of x का कॉलम जनरेट कर लें। क्या करेंगे, ये वाला जो 7 है इस 7 को log of x से मल्टीप्लाई करें और अपने रिजल्ट को लिख लें। देखें ज़रा, ये
ये वाला 7 और ये वाला ये मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से ये मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी और 2 की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी और आपको रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। इस तरह से आपके रिजल्ट्स आते जाएंगे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। मसलन मैं जब 7 और 0.8450 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.8450, माय आंसर इज 5.915। 5.915। ये मैं रेड कलर में इसलिए लिख रहा हूं कि आपका रिजल्ट जो है वो आपका रेड कलर में नजर आए। अब इसके बाद आपके पास है 13 मल्टीप्लाइड बाय 1.0791। योर आंसर इज 14.0283। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.2304। योर आंसर इज 3.6912। and the last one is 2 multiplied by 1.3424. your result is 2.6848। ये स्टूडेंट्स मैंने हाईलाइट इसलिए कर दिया कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो उसको 7 इस 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 12 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से सारा क्वेश्चन जो है वो प्रोसीजर आपका ख़राब हो जाएगा, आपका जो फाइनल आंसर जो है वो रिज़ल्ट गलत निकलेगा। इसलिए बी केयरफुल कि आपने किन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट कॉलम जनरेट करना है। सो इसलिए ये इस चीज़ को जहन में रखना है। अब आपके पास जो है ये एफ लॉग ऑफ एक्स वाला कॉलम आ गया। आप फाइनली जो है वो इसका टोटल लिख सकते हैं। मैं सिर्फ टोटल लिखूंगा यहाँ पर। ये अंडरस्टूड है कि ये नीचे समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी। आप इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर दें, आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पर जी। एक बात और स्टूडेंट्स याद रखनी है कि जो कुछ लिखा हुआ है ना यहाँ पर, जो आपने अपनी आंसर शीट पे या जो कुछ आपने अपने रिजल्ट को लिखा हुआ है उन्हीं को ऐड करना है। समटाइम्स ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं जो फाइनल आपने कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे की है, फाइनल कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करने के बाद वो कैलकुलेटर चूंकि आपको 10 डिजिट्स तक आंसर दे रहा होता है, कई कैलकुलेटर 12-13 डिजिट्स तक आंसर दे रहे होते हैं, तो आप जो है वो सारा का सारा आंसर पहले का तो काउंट कर लेते हैं 12 डिजिट्स तक का, और बाकी के आंसर जो हैं जो आपने 4 डिजिट्स के लिखे हुए हैं वो काउंट करते हैं, जिसकी वजह से आपका आंसर जो है वो दूसरी क्लासमेट्स से डिफरेंट हो जाता है या आपका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट निकलता है बाकियों के मुकाबले में। द रीज़न इज़ डैट कि जो कुछ कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है वो आपने अपनी आंसर शीट पे पुट अप करके उसी के मुताबिक अपना रिजल्ट जनरेट करना है। यानी कि अगर मैंने आंसर शीट पे 4 डेसिमल्स लिए हैं तो मैं 4 डेसिमल्स की ही कैलकुलेशन करूंगा, नॉट के 10 पहले 10 तो मैं यहाँ से ले लूँ कैलकुलेटर से जो लिखे हुए हैं और बाद में जो है वो 4 इधर से ले लूँ। तो इस तरह नहीं करना, इस तरह से आपका आंसर जो है वो मिस्टेकन हो सकता है। अब देखते हैं हम इसको कैसे आगे चलना है। इसका टोटल कर लें 5.915 प्लस 14.0283 प्लस 3.6912 प्लस 2.6848। इस केस में आपका आंसर निकला है जी 26.3193। बेसिकली ये समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स का आंसर है। ये यहां पर मैं आंसर्स को पुट कर रहा हूं, ये मेरे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स का आंसर जो मैंने निकाला है वो है 26.3193 डिवाइडेड बाय समेशन एफ जो है वो मेरा 25 है। सो यहां पर अब आपके पास एंटी लॉग ऑफ 26.3193 को 25 पे डिवाइड कर दें। ये कैलकुलेटर पे जो लिखा हुआ है पहले का लिखा हुआ है 26.3193, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं डिवाइडेड बाय 25। आपका रिजल्ट आ गया जी 1.09
1.0527 ये आपका रिजल्ट आ गया। अब अगर आप इस रिजल्ट का एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ 1.0527 आपने कंसिडर करना है, तो आपके पास सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर लॉगरिथम का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर 10 आ जाएगा और उसके बाद आपने 1.0527 ये कंसिडर कर लेना है। आपका फाइनल आंसर निकलेगा 11.290। आप इसको लिख सकते हैं 11.29। सो दिस इज योर एवरेज एज निकल आएगी इन ईयर्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप जो है वो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रुप डाटा के लिए। जब इंटरवल वाला डाटा हो तो ज्योमेट्रिक मीन आपने कैलकुलेट करना है। इसको दोबारा से एक नज़र देख लें कि हमें कौन कौन से कॉलम्स चाहिए और हमारे फार्मूले की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसको एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। आपको सबसे पहले इंटरवल्स जो दिए हुए हैं एज इट इज़ आपकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं आपके पास, आपने इन इंटरवल से x की वैल्यूज़ मालूम कर लेनी है, मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं और फिर इन्हीं x की वैल्यूज़ के लॉगरिथम निकाल लें। लॉगरिथम्स निकालने के बाद आप इन्हीं लॉगरिथम्स को f से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपके फार्मूले की रिक्वायरमेंट है कि आपको f log of x चाहिए। फिर f log of x निकाल कर इसका सारा टोटल ले लें और टोटल करने के बाद इसको समेशन f से डिवाइड करके इन्हीं का जो रिजल्ट निकले वो एंटी लॉग आ जाएगा, उसका फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फॉर द ग्रुप डाटा। नो स्टूडेंट, ये दो फार्मूलाज जो मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन के हवाले से बताए हैं, एक अनग्रुप डाटा का और एक ग्रुप डाटा के लिए। आम तौर पर जब हम ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन करते हैं ग्रुप डाटा की, या आपके पास वैल्यूज़ ज़्यादा आ जाएं, फ़र्ज़ करें कि आपके पास 20 वैल्यूज़ आ गई हैं, 15 वैल्यूज़ आ गई हैं और आप उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हैं, तो जो अनग्रुप डाटा के फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया है, ये फार्मूला आपके लिए बड़ा कारआमद हो सकता है। आप उन तमाम वैल्यूज़ का जो है वो लॉगरिथम निकाल लें और उसके बाद उनके वैल्यू निकाल लें। अब हम आते हैं ज्योमेट्रिक मीन के डेफिनेशनल फार्मूलाज की तरफ। ये जो दो फार्मूलाज मैंने लिखे हैं, प्रैक्टिस के अंदर ज्योमेट्रिक मीन की जो एक्चुअल कैलकुलेशन है उसके अंदर ये दोनों फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशनल फार्मूला, जब ज्योमेट्रिक मीन आपने 2 या 3 वैल्यूज़ का आपने वैसे मालूम करना हो, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो इतना लॉगरिथम लेकर फिर उनको ऐड करना, फिर उनका एंटी लॉग लेना, तो यहाँ से चीज़ें जो है वो लेंथी होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि आपके पास ज़्यादा लेंथी तरीक़ाकार है ये ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का। हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए, और ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन जो है वो उसी ऑप्शन के मुताबिक जो है हम करेंगे। अब हम चलते हैं ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले जो है हम देखेंगे कि ये ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन जो है वो कैसे बनती है आपकी। तो ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन, अब इसकी डेफिनेशन चेक करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन की जो डेफिनेशनल फार्मूला डेवलप करने के लिए हम ये देख रहे हैं, फर्स्ट करें आपके पास 3 नंबर्स हैं 1, 3 एंड 9। आप इनका डायरेक्टली ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना चाहते हैं विदाउट गोइंग टू द लॉगरिथम फार्मूला। सिंपली आप क्या करें, इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट ले लें, यानी कि तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, और इस प्रोडक्ट की पावर ले लें 1/3। अगर 3 नंबर्स हैं तो पावर 1/3। अगर फर्ज करें आपके पास जो है 2 नंबर्स हैं 8 एंड 2 और आप इनका ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना चाहते हैं, आप सिंपली क्या करें, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 1/2। अगर 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे, पावर 1/2 आएगी। अगर 3 नंबर्स हैं तो 3 नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे, पावर 1/3 आएगी। आपके आंसर जो हैं इस तरह से आप कैसे निकालेंगे कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 27 रेज़ टू पावर 1/3, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 16 रेज़ टू पावर 1/2। आप ये कह सकते हैं कि मैंने इन दो वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट लिया है, ऐसा ही है, और यहाँ पर मैंने 3 वैल्यूज़ का क्यूब रूट लिया है।
तो 3 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट, 3 वैल्यूज़ का क्यूब रूट, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर जब आप आंसर निकालेंगे 27 की पावर 1/3 करेंगे तो मेंटली जो है, मेंटल मैथमेटिक्स के थ्रू ये आंसर आपका 3 आएगा। आप कैलकुलेटर पे भी इसे देख सकते हैं। आप 27 या इसका प्रोडक्ट आप पहले ले लें, मसलन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, आपका आंसर आया 27। पावर का बटन जो है उसको प्रेस करें और इसके बाद पावर जो है वो आप ले सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3 करके ब्रैकेट के अंदर। बाज़ कैलकुलेटर में पावर लेने के लिए ब्रैकेट लगानी पड़ती है और बाज़ में आप डायरेक्टली पावर आ जाती है। तो इसमें चूँकि ब्रैकेट लगानी पड़ी है मुझे, इसलिए मैंने पावर 1/3 लेने के लिए ब्रैकेट यूज़ किया है। ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 3 और फिर ब्रैकेट क्लोज किया है। यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 3, ये आंसर 3 आ जाता है। इसी तरह 16 का स्क्वायर रूट जो है, ये तो हमें वैसे ही पता है कि 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 होता है। आपके पास ये ज्योमेट्रिक मीन निकल आएगा 4। सो स्टूडेंट्स, आपके पास ज्योमेट्रिक मीन की एक डायरेक्ट डेफिनेशन जो है वो यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन के लिए एक और चीज़ भी जहन में रखें कि आपके पास जितने भी नंबर्स हम कंसिडर करेंगे वो तमाम नंबर जो हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। इस चीज़ को मैं एम्फसाइज करने लगा हूँ दोबारा से कि जितने भी नंबर्स आप ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर करेंगे वो तमाम नंबर्स जो होंगे वो पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन एक ऐसी एवरेज है जो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए कैलकुलेट की जा सकती है। इसमें अगर कोई नेगेटिव नंबर आपके डाटा के अंदर मौजूद है तो ज्योमेट्रिक मीन कैन नेवर बी कैलकुलेटेड। ऑब्वियसली जब आप नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम लेंगे तो नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम जो है वो अनडिफाइंड आ जाएगा, और अगर आप कैलकुलेटर पे किसी भी नेगेटिव नंबर का लॉग आप डिफाइन करेंगे तो वो मैथ एरर दे देगा, MATHERROR। मैथ एरर आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर मैथ एरर नजर आएगा आपको। तो नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम नहीं होता, इस वजह से हम नेगेटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस वजह से याद रखना है, ज्योमेट्रिक मीन के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है कि नेगेटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन नहीं कैलकुलेट करेंगे। हम इसके डीमेरिट्स के अंदर इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम आते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन जो है वो बुनियादी तौर पर अगर जितने भी नंबर्स अवेलेबल हैं आप उन तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट लें और प्रोडक्ट की पावर जो है जितने नंबर्स आपके पास हैं उनका उतना ही रूट ले लें। अगर 5 नंबर हैं तो पावर 1/5 ले लें, 6 नंबर हैं तो पावर 1/6 ले लें। आमतौर पर 7-8 नंबर्स के लिए हम लॉगरिथम वाला फार्मूला यूज़ करते हैं और 3-4 नंबर्स का अगर हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना हो तो हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो भी मैंने आपको डेफिनेशनल फार्मूला बता रहा हूँ। तो हम फार्मूले की तरफ दोबारा चलते हैं कि कैसे आपने ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया है और कैसे उसको डेफिनेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट किया है। देखें, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है इस केस में वो 3 निकल आया और इस केस में मेरा ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 4 निकल आया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ज्योमेट्रिक मीन जब मैं कैलकुलेट करता हूं नंबर्स का तो एक तो वो नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। यहां पर नंबर सारे जो है 1, 3, 9 ये पॉजिटिव है और उन पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है और फिर उनकी पावर में रूट ले लेना है। अब मैं देखें ज़रा क्वेश्चन को जो है डेफिनेशन की तरफ जाने लगा हूँ, इसको ध्यान से सुनना है मेरे सेंटेंस को। अगर हम जनरल उसको डिफाइन करना चाहें, फर्स्ट करें आपके पास ये n वैल्यूज़ हैं, इफ़ x1, x2, x3 अप टू xn, ये n वैल्यूज़ हैं, आर दी n पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल x, किसी भी वेरिएबल x की n पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, देन देयर ज्योमेट्रिक मीन इज़ डिफाइंड एज, उनके ज्योमेट्रिक मीन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अभी हमने बात की nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स, यहां पर हम यही बात कर रहे थे, क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स। तो जितना भी आपके पास नंबर्स होंगे उनके प्रोडक्ट का उतना ही रूट ले लिया जाए तो ज्योमेट्रिक मीन निकल आएगा। इसके लिए आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब इसके फार्मूले में अगर मैं लिखना चाहूँ ज्योमेट्रिक मीन को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू x1 multiplied by x2 multiplied by x3 up to xn raised to power 1/n। यानी कि जितने भी नंबर्स थे, अगर मेरे पास n नंबर्स हैं, मैंने उन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और पावर 1/n ले ली, ये मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन आ जाएगी। और अगर मेरे पास डाटा ये अनग्रुप फॉर्म में हो x1 और अगर फ्रीक्वेंसी साथ में अटैच हो जाती है तो उस वक्त ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ये बन जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन
इज इक्वल टू x1 f1 रेज टू पावर x2 रेज टू पावर f2 x3 रेज टू पावर f3 xn रेज टू पावर fn और 1 ओवर समेशन f। समेशन f जो है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो उसके ऊपर उसकी पावर आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये आपका अनग्रुप डाटा के लिए, ये आपका ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का। और इसकी डेफिनेशन जब आपको एग्जाम में आए तो आपने ये वाला फार्मूला देना है। ये पहले वाला फार्मूला जो सेकंड फार्मूला है ग्रुप डाटा के लिए, ये बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया। यहाँ पर अब आपके पास जो है सिंपल जो पहले वाला फार्मूला है कि जिसमें आपके पास इनका प्रोडक्ट और उसकी पावर 1 ओवर n का फार्मूला भी है और उसी के मुताबिक आपने उसकी डेफिनेशन भी की है। सो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, उसकी डेफिनेशन वो कैसे डेवलप हुई है वो हमने देख लिया। जब आपको डेफिनेशन आ जाए कि डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन, तो आपने यही डेफिनेशन देनी है और यही फार्मूला यूज़ करना है। लॉगरिथम वाला फार्मूला जो है वो आपका प्रैक्टिस फार्मूला है। प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, आमतौर पर जब ग्रुप डाटा का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में जब अपीयर होता है, तो आप उस लॉन्ग क्वेश्चन को लॉगरिथम लेकर और सारा ग्रुप डाटा का प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। ये तो बात होगी कैलकुलेशन ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन की अनग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा के लिए और उसके डेफिनेशनल फार्मूला के लिए। आज जो है, आज का जो लास्ट टॉपिक, जो लास्ट हिस्सा है इस लेक्चर का, वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। कल हमने एप्लीकेशन की थी हार्मोनिक मीन की और मैंने बताया था कि हार्मोनिक मीन जो है वो एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक एप्लीकेशन उसकी ये है। आज एक एप्लीकेशन हम करने लगे हैं जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो है ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन की एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। देखें ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कहाँ पर प्रैक्टिकली कहाँ पर यूज़ किया जाता है और कैसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने फार्मूले को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी उसके अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी, तो हम वो जो है वो ईजिली टैकल कर सकेंगे। चलते हैं हम अपनी एप्लीकेशन ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, फाइंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट। स्टूडेंट्स, एवरेज ग्रोथ रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट जो है वो एवरेज ग्रोथ रेट के लिए यूज़ किया जाता है। मसलन आपकी जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है या आपकी जो सैलरी का ग्रोथ रेट है, वो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किस एवरेज जो ग्रोथ है वो कैसे चल रही है। मैंने एक एग्जांपल जो कंसिडर किया है वो एक कंट्री की एक पॉपुलेशन है। वो पॉपुलेशन जो है वो ईयर टू ईयर किस तरह से ग्रो कर रही है और हमने अगर एवरेज ग्रोथ रेट निकालना है तो हम ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए देखते हैं, देखें एग्जांपल में क्या डिस्कस किया जा रहा है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज 9% इन द फर्स्ट ईयर, 12% इन द सेकंड ईयर एंड 15% इन थर्ड ईयर। फाइंड एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ। यानी कि ये रेट ऑफ ग्रोथ आपको दी हुई है किसी भी कंट्री की और वहाँ पर ये 3 सालों के ग्रोथ रेट्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है ग्रोथ रेट्स जो हैं जो आपके पास गिवन है, हम इसको सोल्व करते हुए इन ग्रोथ रेट्स के अंदर एक चेंज लाएंगे। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो पहला रेट जो है 9%, ये जी इसको मैं R1 लिख रहा हूँ। R1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट रेट और इस R1 को मैं इस तरह से लिखूंगा 1 + 9%। यानी कि ये 1 जो है ये मैंने इसलिए लिखा है कि बाज़ औक़ात अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट भी आ जाए तो आपके पास ये आंसर पॉजिटिव में ही आ जाएगा। ये आपको आंसर मिलेगा 1 + 0.09 विल बी इक्वल टू 1.09। 1 को हम एज अ स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं तो उसके मुताबिक जो है वो मैंने ग्रोथ रेट में 1 को ऐड करना है। दूसरा सेकेंड ग्रोथ रेट के लिए R2 1 + 12% इज इक्वल टू 1 + 12% को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका कार ये है कि आप 12 डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो आपके पास आंसर 0.12 आ जाएगा। यानी कि 12 को 100 पे डिवाइड कर दें तो 0.12 आ जाएगा। दिस विल गिव यू 1.12। नेक्स्ट आपके पास थर्ड ग्रोथ रेट जो है दैट इज इक्वल टू 15%। 1 + 15% इज इक्वल टू 1
प्लस 0.15, 15% का 0.15 आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1.15। ये आपके पास तीनों रेट्स निकल आएंगे जो कि हमने कंसिडर किए हैं। अब इन रेट्स को हम यूज़ कर लेते हैं। इनका ज्योमेट्रिक मीन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया जा सकता है। आप इसको क्या करें, ज्योमेट्रिक यानी कि एवरेज ग्रोथ रेट जो होगा, एवरेज ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट के लिए आप क्या करें, R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 मल्टीप्लाइड बाय R3 रेज टू पावर 1/3 ना। जैसे हमने ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट पढ़ा कि जितनी भी वैल्यूज अवेलेबल हैं आप उन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और पावर 1/3 कर दें, और इस 1 को कवर करने के लिए इसमें से -1 कर देंगे। यानी कि ये जो 1 हमने खुद ऐड किया था उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमने ये वाला 1 उसमें से माइनस कर दिया, और आप देखें आपके पास R1 जो है वो आ जाएगा 1.09 मल्टीप्लाइड बाय, मैं डॉट की बजाय मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहा हूँ ताकि उसके लिए कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए कि ये पॉइंट ना रहे आपका, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसी तरह 1.12 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड ग्रोथ रेट 1.15 रेज टू पावर 1/3 -1। आपके पास जो है इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और पावर 1/3 भी ले लें साथ। देखिए मैं तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1.09 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 मल्टीप्लाइड बाय 1.15, मेरा आंसर आया है 1.040392। जो मेरा आंसर आया है मैं उसी आंसर की पावर 1/3 भी ले रहा हूँ। पावर 1/3 ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज, मेरा आंसर आ गया है जी 1.1197 -1। 1.1197 -1 करेंगे तो आपके पास जो है ये 0.1197 आ जाएगा, इक्वल 0.1197। और इसमें जब आप इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 0.1197 जो रिजल्ट आपका आया है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास डेसिमल वैल्यू परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। योर आंसर विल बी 11.97%। सो स्टूडेंट्स दिस इज योर फाइनल आंसर 11.97%। ये आपका एवरेज ग्रोथ रेट है। सो एवरेज ग्रोथ रेट जो है वो 9%, 15%, 12% को मिलाकर जो एवरेज निकली है वो आई है 11.97%। दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग द ग्रोथ रेट्स। इसको दोबारा से एक नज़र देख लें, 9%, 12%, 15% आपको ग्रोथ रेट्स दिए हुए हैं। आपको सैलरी के रेट्स दिए जाएं, आपको पॉपुलेशन के रेट्स दिए जाएं, जो भी रेट्स हों आप पहले उनमें 1+ कर लें और फिर उसके बाद जो है, ताकि अगर कोई नेगेटिव ग्रोथ रेट है, जैसे रेट ऑफ रिटर्न्स में समटाइम्स नुकसान हो जाता है, आप स्टॉक मार्केट में आप करते हैं तो स्टूडेंट समटाइम्स ये होता है कि आपके पास जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो समटाइम्स रेट ऑफ रिटर्न्स नेगेटिव भी आ जाते हैं, यानी कि आपको नुकसान हो जाता है आपके जो इन्वेस्टमेंट आपने की है। तो उस नुकसान से, उस नेगेटिव वैल्यू को ख़त्म करने के लिए ही हम ये 1 का जो प्लस करते हैं वो नेगेटिव वैल्यू को रिमूव कर देता है, नेगेटिव वैल्यू को ख़त्म कर देता है, और एट द एंड ऑफ द फार्मूला जो हम -1 करते हैं वो उसी 1 को कवर अप करने के लिए होता है। सो जब भी रेट्स दिए जाएं तो आपने इस तरह से पहले उन्हें 1+ करना है और उसके बाद फाइनल आपने रिजल्ट निकालना है। तो आपके पास ये है एप्लीकेशन ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। आज जो है हमारे लेक्चर के अंदर 3 चीज़ें डिस्कस की गई। एक थी आपके पास कि आपने ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डाटा के लिए कैसे मालूम करना है, हमारा लॉगरिथम का फार्मूला वहाँ पर यूज़ किया गया। और फिर हमने ग्रुप डाटा की बात की, वहाँ पर हमने कैसे लॉगरिथम का फार्मूला वहाँ पर भी यूज़ किया। फिर मैं जब इसकी डेफिनेशन की तरफ आया तो मैंने आपको बताया कि डेफिनेशनल फार्मूला जो है वो प्रोडक्ट की शक्ल में आपके सामने आता है। और फाइनली जो है हमने इसकी एप्लीकेशन की कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपके ग्रोथ रेट्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे और दोबारा जो है वो हम अगली जो है जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन के बाद जो है इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स, एडवांटेजेस और इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो हैं इन तमाम सेंट्रल टेंडेंसीज़ की उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।